चलो, डेंसिटी किसी लिक्विड की इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है बेटा, मतलब ये इंटर मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन के बेसिस पे डिपेंड करता है। हम ये कह सकते हैं जहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है वहां पे डेंसिटी कम है, और डेंसिटी वहां पे ज्यादा है, सॉरी, और जहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है वहां पे डेंसिटी ज्यादा है, और जहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है वहां पे डेंसिटी की वैल्यू भी कम है। मतलब जब भी कोई मॉलिक्यूल, देखो होता है क्या बेटा, गैसेस मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, इसलिए एयर या गैसेस की डेंसिटी कम होती है। लिक्विड के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उससे ज्यादा होते हैं, इसलिए लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा होती है, और फिर बेटा सॉलिड के अंदर और भी ज्यादा डेंसर होते हैं। लेकिन हमारी जो डिस्कशन है या हमारी जो बातचीत है वो आज हम ये समझेंगे कि किसी लिक्विड की डेंसिटी को हम कैसे मेजर करें और कैसे उसकी डेंसिटी चेंज होती है। ये मेन कॉन्सेप्ट है जो हमें समझना है। हम यहाँ पे डेंसिटी ऑफ लिक्विड की बात करना चाहते हैं, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ये डिस्कशन चल रहा है, ठीक है। हमारी सारी जो आज क्लास की कोशिश है वो ये समझना है कि हम लिक्विड की डेंसिटी को कैसे समझें और कैसे बात करें। तो किसी भी लिक्विड की डेंसिटी को मेजर करने के लिए बेटा वो जो कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूला जो होता है डेंसिटी जो होता है मास अपॉन वॉल्यूम। लेकिन हम यहां पे जब किसी लिक्विड की डेंसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसके लिए हम फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं रिलेटिव डेंसिटी। ये बिल्कुल वैसे है जैसे 12th के चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने रिलेटिव परमिटिविटी की बात की थी, मैग्नेटिज्म में रिलेटिव परमिटिविटी की बात की थी, वैसे रिलेटिव डेंसिटी की बात है। तो देखो मैं हमेशा समझाता हूं ना क्लास में कि जब भी हम बेसिक टूल्स को भी उठाएंगे ना उसके 3 तरीके होते हैं, और मैं इसके बड़े सारे एग्जांपल आपको दिया, हर क्लास में समझाता हूं कि अगर आपसे कोई कहता है इंसान कितने तरह के, तो मेल, फीमेल और न्यूट्रल। एटम में क्या था, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। चार्जिंग का तरीका क्या है, फ्रिक्शन, कंडक्शन, इंडक्शन। कितने तरह के मोशंस होते हैं, फ्लो ऑफ हीट, फ्लो ऑफ फ्लूइड, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये दिखाता है कि 3 का कॉन्सेप्ट जो है ना आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला। चार्ज की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, 3, क्वांटाइजेशन, कंजर्वेशन, एडिटिव इन नेचर। मतलब 3 का तो कॉन्सेप्ट पूरी फिजिक्स में आपको परेशान करते रहते हैं। मैं उसी की बात करने की कोशिश कर रहा हूं कि डेंसिटी जो मास अपॉन वॉल्यूम है, तो वैसे ही रिलेटिव डेंसिटी हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि हम करते क्या है, वाटर की डेंसिटी याद रखते हैं और बाकी सब की डेंसिटी उसके रिस्पेक्ट में रिलेट करते हैं। और रिलेटिव डेंसिटी को रिप्रेजेंटेशन का तरीका क्या होगा उसको समझें। पहले मैं यहां पर लिख दूं डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ वाटर जो है, चूंकि वाटर को हम प्योर लिक्विड की तरह कंसीडर कर सकते हैं, इसलिए इसको याद रखना है। ये होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, पर सेंटीमीटर क्यूब। ग्राम पर सीसी भी कहते हैं, और या फिर इसको लिखते हैं 10 की पावर 3 kg पर मीटर क्यूब। अब ये आपको याद रखना पड़ेगा हमेशा। अब जब भी किसी रिलेटिव डेंसिटी ऑफ बॉडी की, लिक्विड की बात करें या रिलेटिव डेंसिटी किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करना ऑफ बॉडी। अब इसमें आप कोई सब्सटेंस ले लो, इसमें आप सब्सटेंस की जगह पे कोई लिक्विड ले लो, सब चलेगा। रिलेटिव डेंसिटी की वैल्यू जो जिसको हम आरडी कहते हैं, ये हो जाएगा डेंसिटी ऑफ ए बॉडी या ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ वाटर। तो बेहतर है कि मैं इसको ऐसे लिखूं, आरडी की वैल्यू जो होती है वो डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर के इक्वल है। अच्छा, कई बार इसको हम स्पेसिफिक ग्रेविटी भी इस्तेमाल करते हैं, वहां से भी इसको देखा जा सकता है, या हम ग्रेविटी से इसको डायरेक्टली लिंक कर सकते हैं बेटा, इसमें कहीं कोई दो राय की बात नहीं, इसलिए हम इसको स्पेसिफिक ग्रेविटी भी कह सकते हैं। तो वहां भी यूज की जाती है, यानी कि किसी भी लिक्विड की डेंसिटी अगर आपको निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है रिलेटिव डेंसिटी को डेंसिटी ऑफ वाटर से मल्टीप्लाई कर दो, ये फॉर्मूला है। मतलब आप मुझे किसी भी लिक्विड का या किसी भी सब्सटेंस का अगर आप रिलेटिव डेंसिटी कह रहे हैं तो मैं खुद ही समझ जाऊंगा कि उसमें डेंसिटी ऑफ वाटर से मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे अगर आप किसी मीडियम की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मुझे बता रहे हैं तो मैं उस मीडियम की परमिटिविटी निकाल सकता हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। बिल्कुल वही काम मैं यहां पे कर रहा हूं, यानी कि फॉर्मूला ये हो गया डेंसिटी ऑफ ए लिक्विड, किसी भी लिक्विड का
डेंसिटी ऑफ लिक्विड जो होता है वो होता है रिलेटिव डेंसिटी इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर के इक्वल होगा। अब से हम इसीलिए देखो, जब हमने मरकरी की बात की थी तो मरकरी की रिलेटिव डेंसिटी जो होता है वो 13.6 होता है। मतलब ये अंडरस्टूड है कि जब भी मुझे कैलकुलेट करना होगा डेंसिटी ऑफ मरकरी, मैं उस 13.6 में मल्टीप्लाई कर लूंगा डेंसिटी ऑफ वाटर से, ताकि डेंसिटी ऑफ मरकरी की बात की जा सके। ये इसका मतलब, ठीक है। चलिए नोट कीजिए इसको। अब इससे जो है ना बेसिकली टोटल क्वेश्चन 4 तरीके के बनते हैं। 3 कॉन्सेप्ट में 4 तरह के क्वेश्चंस आते हैं। डेंसिटी ऑफ मिक्सचर ऑफ लिक्विड पहला क्वेश्चन बनता है, दूसरा होता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, और तीसरा होता है इफेक्ट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, जिसको हम कहते हैं बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। हालांकि मैंने पीछे डेंसिटी के दोनों जगह फॉर्मूले लिखे थे, बट फिर भी मैं उसको आज दोबारा रिपीट कर दूंगा आपको। बल्क मॉडुलस से मैंने उसका इफेक्ट बताया था, वहीं पे मैंने इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर बताया था, लेकिन यहां पे जो कॉन्सेप्ट है वो है डेंसिटी ऑफ मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 लिक्विड। कैसे उसको डील करेंगे उसको समझने की जरूरत, ठीक है। याद हमारे पास इसके एप्लीकेशन जो है वो 3 बन जाएंगे यहां पे, जिसको हमें समझना है। और पहला एप्लीकेशन ये हो गया डेंसिटी ऑफ मिक्सचर ऑफ लिक्विड ऑफ 2 लिक्विड, 2 के लिए भी और 2 से ज्यादा के लिए भी। बट मेडिकल में 2 के ही ज्यादातर क्वेश्चंस आते हैं, 2 से ज्यादा तो भी इसकी बात कर सकते हैं, कोई घबराने की जरूरत नहीं। देख लिया इसको? अरे लिख लिया? अच्छा, तो यहां देखो, अब हम बात कर रहे हैं कि हम मिक्सचर ऑफ 2 लिक्विड की बात कैसे करें, डेंसिटी ऑफ मिक्सचर ऑफ 2 लिक्विड की बात हम कैसे करें, इसको देखा जाए। तो यहां से आराम से इसको समझो, ये मुश्किल बात नहीं है। पता नहीं मेडिकल के बच्चे घबरा क्यों जाते हैं, और ना इसमें कुछ रट्टा मारने की जरूरत है बेटा। डेंसिटी का एक ही फॉर्मूला है, टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम। तो हमने क्या किया, देखो हमने 2 लिक्विड लिया। पहला केस है केस 1, इफ 2 लिक्विड्स ऑफ मास m1 and density ρ1 and 2 liquid of mass m1 and m2 कह सकते हो बेटा, and m2 having 2 liquid का नाम लिख दो A and B, having density जो है इसका ρ1 and ρ2। 2 हमारे पास लिक्विड है जिन दोनों लिक्विड का मास और उसकी डेंसिटी दे रखी है, ठीक है ना। डेंसिटी ρ1 एंड ρ2, ये रहा डेंसिटी ρ1 एंड ρ2। मिक्स टुगेदर कर दो इसको मिक्स, और मिक्स करने के बाद आपको बताना है फाइंड डेंसिटी ऑफ मिक्सचर, डेंसिटी ऑफ मिक्सचर। तो देखो कैसे काम करें। हमें एक ही चीज पता है कि जब भी हम मिक्सचर को प्रिपेयर करेंगे उसका डेंसिटी की वैल्यू जो होगा, डेंसिटी ऑफ मिक्सचर जो होता है टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम के इक्वल होगा। ये मिक्सचर का टोटल मास, मिक्सचर का टोटल वॉल्यूम। अब टोटल मास कैसे निकालेंगे, टोटल मास और नीचे लिख दो टोटल वॉल्यूम। अब टोटल मास कैसे निकलेगा, टोटल मास जो होता है वो हो जाएगा m1 प्लस m2, दोनों काट कर लो, मास दे रखा। और टोटल वॉल्यूम कैसे निकलेगा, टोटल वॉल्यूम तो दे नहीं रखा है, बट v इज इक्वल टू v1 प्लस v2। अब देखो क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू, यहां पे इसको लिखेंगे हम मास अपॉन डेंसिटी,
प्लस m2 अपॉन रो। क्यों? क्योंकि आपको मास ही दे रखा और मास के टर्म में बात करनी, ये दे रखा है बेटा, बस दोनों को डिवाइड कर। तो रो का फॉर्मूला हो जाएगा m1 प्लस m2 टोटल मास, m1 अपॉन रो 1 m2 अपॉन रो 2, ये हो जाएगा। ये आपको याद दिला देगा इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी का, ये आपको याद दिला देगा इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का इलेक्ट्रिसिटी। बिल्कुल वही चीज चल रही बेटा, बिल्कुल सेम बात है बेटा। उधर भी यही कहानी थी, सीरीज और पैरेलल की बात थी। चूंकि लिक्विड में सीरीज और पैरेलल नहीं होता, इसलिए हम इसको इस तरीके से बात करें। हम ये कहेंगे ऐसे कंडीशन में अगर दोनों का मास भी सेम होता, m1 इज इक्वल टू m2, सॉल्व कर दो, रो की वैल्यू आ जाती 2 रो 1 रो 2 अपॉन रो 1 प्लस रो 2। डायरेक्टली फॉर्मूला और इसके एप्लीकेशन कई बार एग्जाम में पूछे गए। डायरेक्टली फॉर्मूला भी और इसके एप्लीकेशन भी, अगर दोनों का मास सेम है तो ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा और ऐसे हम आगे काम कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर दोनों की मास सेम है तो यहां लिख दे रहा हूं मैं, इस कोने पे रो की वैल्यू हो जाएगी ऊपर m प्लस m, नीचे m अपॉन रो 1 m अपॉन रो 2, कॉमन करके कैंसिल कर दो, 2 रो 1 रो 2 रो 1 प्लस रो 2, ये हो जाएगा डेंसिटी ऑफ ए मिक्सचर when m1 mass of liquid A जिसकी डेंसिटी रो 1 है and m2 mass of B जिसकी डेंसिटी बेटा रो 2 है, अगर इसको हमने मिक्स किया तो ये फॉर्मूला, और अगर मास दोनों की सेम है तो ये। मैंने कहा ना, बड़े आराम से समझना है, हमने कुछ नहीं किया, हमने टोटल मास निकाला, टोटल वॉल्यूम निकाला, उसको डिवाइड किया, बस इतना ही काम। इसलिए प्लीज इसको रटना भी नहीं है बेटा, वहां एग्जाम में भी आप जल्दी से डिफाइन कर सकते हैं। बस घबराओगे तो गलती हो जाएगी, क्योंकि दोनों ऑप्शन यहां पे दिए जाते हैं। बेवकूफी जहां आपने की, क्वेश्चंस अपने आप में बेटा वो रॉन्ग चॉइस की तरफ आप मूव कर जाएंगे। डेंसिटी कोई बड़ी टर्म्स थोड़ी बेटा, उसमें एक रिलेटिव डेंसिटी को समझना है, मिक्सचर को समझना है, डेंसिटी किसी बॉडी में किस क्वालिटी को अडॉप्ट करवाती है वो समझना है। जाहिर सी बात है, जिस बॉडी की डेंसिटी ज्यादा होगी उसका मास भी ज्यादा होगा फॉर द सेम वॉल्यूम। तो एक ये कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं हम यहाँ पे लिक्विड के अंदर, और फिर बाकी सारी चीजें जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ उसको समझना। तो ये था जब हमने दो लिक्विड ली ए और बी, जिसका मास m1 m2 और डेंसिटी रो 1 रो 2 था। समझ गए बेटा, आगे बढ़े। देखो दूसरी केस देखो हम यहाँ, दूसरा सेकेंड जो केस होगा उसमें हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि अगर वॉल्यूम दे रखा हो तो हम क्या करते हैं। यहां देखो बेटा, केस 2, इफ टू लिक्विड A and B having volume V1 and V2 and density rho 1 and rho 2 mixed together, density of mixture कैसे मिला? Density of mixture is given by यहां भी वही कहानी, रो इज इक्वल टू टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम। अब इधर क्या होगा, टोटल वॉल्यूम तो दे रखा है, आप निकाल सकते हैं V1 प्लस V2 यहां पे सीधा। तो आप ये कह सकते हैं टोटल, पहले मास की बात हो गई, टोटल मास ये हो जाएगा m1 प्लस m2, और यहां पे मास नहीं दे रखा, यहां वॉल्यूम दे रखा है, तो उसको लिखेंगे V1 रो 1 प्लस V2 रो, और फिर हम निकालेंगे टोटल वॉल्यूम। ये दे रखा है V1 प्लस V2, और फिर हम कह सकते हैं रो इज इक्वल टू जो हमारे पास फॉर्मूला है V1 रो 1 V2 रो 2, अगर 3 होता ना तो V3 रो 3, ऐसे ही आगे होते जाता है। हम जितने चाहते लिक्विड को मिक्स कर सकते हैं अपॉन V1 प्लस V2। और यहां भी वही कहानी है कि अगर दोनों की वॉल्यूम सेम है तो रो इज इक्वल टू रो 1 प्लस रो 2 डिवाइड बाई 2। वहां भी याद करो ना जरा, थोड़ा सा दिमाग पर जोर डाल के,
इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी के अंदर भी तो यही फॉर्मूला आया था, सीरीज और पैरेलल का ही तो फर्क था, ठीक है ना। वही काम यहाँ पे बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है, सेम तरीके, बस यहाँ पे मास और वॉल्यूम की बात है। इसी को फिजिक्स में एनालॉजी कहते हैं, इसको हम रिलेट कर पाए समहाउ तो काफी सारे काम यहां से हम कर सकते। ये हो गया आपका मिक्सचर। अब देखो, अगर हमने दो लिक्विड को रखा और दोनों लिक्विड अगर आपस में मिक्स नहीं कर सकते, तो ऐसे कंडीशन में जो सबसे नीचे रहता है वो वही लिक्विड होगा जिसका वेट ज्यादा होगा, मास ज्यादा होगा, और मास उसकी ज्यादा, उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। तो अगर हम किसी कंटेनर को ध्यान से देखेंगे, उसमें काफी सारे अगर लिक्विड्स हैं, तो सबसे हाई डेंसिटी वाले लिक्विड सबसे नीचे और सबसे लोअर डेंसिटी वाले लिक्विड सबसे ऊपर। तभी तो अगर एक एक्वेरियम में आपने देखा हो तो बबल जो होता है नीचे से छोड़ते सीधे ऊपर चला जाता है। क्यों? क्योंकि बबल की जो डेंसिटी है वो काफी कम होती है, वो ऊपर डिजर्व करता है, वो नीचे नहीं रह सकता। तो हमेशा ध्यान रखेंगे इसका बेटा कि हम ये कह सकते हैं, नोट करके यहां पे समझना है कि अगर हमारे पास if 2 or more than 2 liquid kept in container, then जो हायर डेंस होगा बेटा, हायर देन हाईली डेंसिव लिक्विड, डेंसिटी लिक्विड, या कह सकते हैं देन ए लिक्विड ऑफ हाई डेंसिटी is at bottom and liquid of lower density जो होगा, liquid of lower density कहां रहेगा? Density is at top, वो हमेशा ऊपर रहेगा बेटा। ऐसे उसकी अरेंजमेंट होगी। अगर हम किसी कंटेनर में लिक्विड को रख रहे हैं तो उसमें जो सबसे डेंस होगा वो नीचे चला जाएगा और जो सबसे लेस डेंस होगा वो ऊपर आ जाएगा। ऐसे उसके अरेंजमेंट की जा सकती, ठीक है। ये इसका मतलब। चलिए मैंने लिखा है बेटा, 2 or more than 2 liquid kept in container, then a liquid of high density is at bottom and liquid of low density is at top। हाई वाला नीचे, लो वाला ऊपर। अब दो बातें मैंने पहले भी लिखवा रखी, उसको मैं रिपीट कर दे रहा हूं। केस इसका बेटा यहां पे हो जाएगा केस 3, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। हमें अच्छे से मालूम है V इज इक्वल टू V01 प्लस रो इंटू गामा इंटू डेल्टा थीटा होता है। यहां पे डेल्टा थीटा राइजिंग टेम्परेचर, और फिर हम इसको लिख सकते हैं मास अपॉन रो, ये भी हो जाएगा m अपॉन रो नॉट 1 प्लस गामा इंटू डेल्टा थीटा। m से m कैंसिल कर दो, इसको हम रेसिप्रोकल करके लिख सकते हैं, रो इज इक्वल टू रो नॉट इज इक्वल टू रो 1 प्लस गामा इंटू डेल्टा थीटा। रो की वैल्यू हो जाएगी रो नॉट 1 प्लस गामा इंटू डेल्टा थीटा, ऊपर लेके आ जाए इसको, रो इज इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा की पावर -1। फाइनल फॉर्मूला ये हो गया। ये इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर आप टेम्परेचर की वैल्यू को माइनस गामा इंटू डेल्टा थीटा, अगर आप टेम्परेचर की वैल्यू को इंक्रीज करोगे तो डेंसिटी हमेशा डिक्रीज करेगा। इसका ये मतलब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अगर मैं इसको यहां लिख दूं इस एंड पे, तो हम कह सकते हैं रो इज इक्वल टू रो नॉट 1 माइनस गामा इंटू डेल्टा थीटा। डेल्टा थीटा यहां पे राइजिंग टेम्परेचर है, डेल्टा थीटा राइजिंग टेम्परेचर। इसका मतलब हम जैसे जैसे टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे डेंसिटी की वैल्यू डिक्रीज होगी। अगला होता है इफेक्ट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, केस 4।
इफेक्ट ऑफ इलास्टिसिटी या कंप्रेसिबिलिटी बेटा, कंप्रेसिबिलिटी, अगर हम किसी चीज को कंप्रेस करेंगे इलास्टिक बॉडी के लिए, रो इज इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस डेल्टा पी अपॉन बी होता है बेटा। बी को हम कहते हैं बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और इसकी वैल्यू जो होती है 1/c, सी मतलब कंप्रेसिबिलिटी के इक्वल होती है बेटा। कंप्रेसिबिलिटी को हम c से लिखते हैं। इसका मतलब हो गया कि हम ये कहना चाहते हैं कि हम लिख सकते हैं रो इज इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस सी इंटू डेल्टा पी। देखिए यहां पे जितना ज्यादा यहां पे प्रेशर भी एक तरीके से कंप्रेस करने के लिए प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा, तो हम ये भी कह सकते हैं जैसे जैसे आप प्रेशर को बढ़ाओगे वैसे वैसे, इसको हटा दो यहां से, जैसे जैसे आप प्रेशर को बढ़ाओगे डेंसिटी की वैल्यू बढ़ती जाएगी, ठीक है ना। और जितने इलास्टिक बटा है उसकी फर्क ये पड़ेगा। एक अब डेल्टा पी की बात हो जाए, प्रेशर कम करोगे डेंसिटी कम हो जाएगी, प्रेशर बढ़ा दोगे डेंसिटी बढ़ जाएगी। ये डेंसिटी को वैरी करने का तरीका है जिससे हम सोच सकते हैं कि इफेक्ट ऑफ डेंसिटी किस किस तरीके से कंसीडर की जा सकती है किसी भी लिक्विड के लिए, ये इसका मतलब, ठीक है। तो हमने इस सेक्शन में ये समझा कि डेंसिटी क्या है, मिक्सचर के बाद डेंसिटी कैसे चेंज होगी, डेंसिटी लोअर डेंसिटी वाली लिक्विड ऊपर होती है, हाई डेंसिटी लिक्विड नीचे होती है। फिर हमने इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की बात की, और फिर हमने इफेक्ट ऑफ जो बेटा कंप्रेसिबिलिटी की बात की। ये था डेंसिटी का कॉन्सेप्ट, ठीक है। नोट कर लो इसको बेटा।